नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ भयानक गरीबी, मीलों का पैदल सफर और भूखे पेट गुजारी गई रातें हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर लग्जरी एम्पायर। चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। 12.8 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2023 में इस ब्रांड की वैल्यूएशन कुछ इतनी ही आंकी गई थी। सच कहूं तो इतनी बड़ी दौलत का अंदाजा लगाना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये विशाल साम्राज्य हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज हम जिस ब्रांड को रईसी और स्टेटस का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं ना, उसकी शुरुआत असल में एक 13 साल के बेघर लड़के ने की थी। एक ऐसा लड़का जो अपने ही घर से भाग गया था। सोचिए, उस लड़के ने पेरिस तक का 292 मील का सफर पैदल तय किया। रास्ते में जिंदा रहने के लिए उसे कई बार जंगलों में और भूखे पेट सोना पड़ा था। इस लड़के की जिंदगी का शुरुआती सफर बहुत ही दर्दनाक था। 1831 में उसने अपनी मां को खो दिया, 1835 में घर छोड़ दिया और 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार 1837 में वो पेरिस पहुंचा। वहां उसने 16 साल तक एक बॉक्स बनाने वाले के पास अप्रेंटिसशिप की। उसकी मेहनत और लगन इतनी शानदार थी कि 1854 में उसने अपनी पहली शॉप खोली। और पता है, उसे सीधे फ्रांस की महारानी के लिए बॉक्स बनाने का काम मिल गया। अब थोड़ा उस दौर के बारे में सोचिए। लोग घोड़ागाड़ी से सफर करते थे और गुंबद यानी डोम के आकार के भारी भरकम ट्रंक्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन पेरिस में तब तक ट्रेन का सफर शुरू हो चुका था और वहां जगह की बहुत कमी होती थी। लुई ने इस परेशानी को तुरंत पकड़ लिया और फ्लैट टॉप वाले रेक्टेंगुलर ट्रंक बना दिए। ये ट्रंक हल्के ट्रायोनॉन कैनवस से बने थे और इन्हें एक के ऊपर एक आसानी से रखा जा सकता था। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने ट्रैवल का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल कर रख दिया। और फिर आया 1869 का साल। स्वेज नहर खुली और दुनिया भर के एलीट क्लास का पेरिस आना जाना शुरू हो गया। इजिप्ट के वाइसरॉय से लेकर भारत के महाराजाओं तक सब इन खास ट्रंक्स के दीवाने हो गए। कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह ने 60 ट्रंक्स का ऑर्डर दिया और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने तो 7 महीने के अंदर ही 38 कस्टमाइज्ड ट्रंक मंगवा लिए। बस यहीं से ये ब्रांड हमेशा हमेशा के लिए इंटरनेशनल रॉयल्टी का प्रतीक बन गया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जब इतने अमीर लोग अपना कीमती सामान लेकर ट्रेन में सफर करेंगे तो चोरों की नजर तो पड़ेगी ही, है ना। लुई के बेटे जॉर्ज विटॉन ने इसका एक बहुत ही सटीक समाधान निकाला, एक क्रांतिकारी टम्बलर लॉक। उन्होंने इसका पेटेंट भी कराया। इसका मल्टीपन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स और सटीक था कि बिना असली चाबी के इसे खोलना चोरों के लिए लगभग नामुमकिन था। इस लॉक को प्रमोट करने का तरीका तो और भी ज्यादा कमाल का था। जॉर्ज ने सीधे अखबार में दुनिया के सबसे महान एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडीनी को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, हम चुनौती देते हैं कि हैरी हुडीनी हमारे लॉक किए हुए ट्रंक से बाहर निकल के दिखाएं। हुडीनी ने इस चुनौती को स्वीकार करने से ही मना कर दिया और बस इस एक बोल्ड मार्केटिंग मूव ने रातों रात इस लॉक को अनब्रेकेबल साबित कर दिया। अब जैसे जैसे कोई चीज हिट होती है, मार्केट में उसकी कॉपी भी आने लगती है। इस नकल को रोकने के लिए 1896 में एलवी मोनोग्राम तैयार किया गया। जी हाँ, वही डिजाइन जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। जापानी फ्लोरल आर्ट से प्रेरित ये डिजाइन इतने सटीक अलाइनमेंट के साथ हाथों से बनाया जाता था कि उस जमाने की कोई भी मशीन इसकी नकल कर ही नहीं सकती थी। ये अपने आप में एक जीनियस मूव था। चलिए अब इस कहानी के एक बिल्कुल अलग और संवेदनशील पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, वॉर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल सर्वाइवर। देखिए, यहाँ तक तो कहानी पूरी तरह से इनोवेशन और कामयाबी की है, लेकिन द फ्रेंच सागा नाम की एक रिपोर्ट में कुछ गंभीर तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक जब वर्ल्ड वॉर II के दौरान फ्रांस के ज्यादातर बिजनेस नाजी सरकार का विरोध करते हुए बंद हो रहे थे, तब इस ब्रांड का स्टोर खुला हुआ था। कंपनी पर नाजी समर्थित विची सरकार के साथ सहयोग करने और उनके लिए प्रोपेगेंडा सामग्री बनाने के आरोप हैं। ब्रांड का आज भी यही बचाव है कि उस मुश्किल वक्त में कंपनी को बचाए रखने के लिए ऐसा करना पूरी तरह से जरूरी था। युद्ध के बाद चीजें धीरे धीरे पटरी पर आईं, लेकिन असली कॉरपोरेट क्रांति तब शुरू हुई जब हेनरी रेखीमियर ने कंपनी की कमान अपने हाथ में ली। हेनरी ने आते ही एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने होलसेलर्स यानी बिचौलियों को पूरी तरह हटा दिया। अब सारा सामान सीधे ब्रांड के अपने रिटेल स्टोर से बिकने लगा। इसका नतीजा मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया और सिर्फ 6 साल में प्रॉफिट 250 मिलियन यूरो तक पहुंच गया। 1984 में कंपनी बड़ी शान से शेयर बाजार में भी लिस्ट हो गई।
और यहीं से कहानी का अगला और सबसे थ्रिलिंग चैप्टर शुरू होता है, द हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर। शेयर बाजार में आते ही एक हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट वॉर शुरू हो गई। हुआ ये कि 1987 में एक हॉस्टाइल टेकओवर से खुद को बचाने के लिए लुई वुइटन और मोएट हेनेसी ने आपस में मर्जर कर लिया और LVMH बनाया। लेकिन जल्द ही ये दोनों आपस में ही भिड़ गए। मोएट हेनेसी छुपकर शेयर खरीदने लगी ताकि पूरा कंट्रोल हासिल कर सके। बचाव के लिए हेनरी ने बर्नार्ड आर्नोल्ड को अपने खेमे में मिला लिया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आर्नोल्ड ने सीक्रेट तरीके से $2.2 बिलियन इन्वेस्ट करके LVMH का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सोचिए, जिस परिवार ने इस पूरी कंपनी को खड़ा किया था, वो अपनी ही कंपनी से बेदखल हो गया। कंट्रोल हाथ में आते ही आर्नोल्ड ने LVMH को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। डायर, टिफनी, बुल्गारी जैसे आज 75 बड़े लग्जरी ब्रांड्स इसके छाते के नीचे हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की ऐसी अग्रेसिव रणनीति अपनाई गई कि आज लग्जरी मार्केट पर उनका लगभग एकाधिकार यानी मोनोपोली है। और यही वजह है कि आर्नोल्ड दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहते हैं। आर्नोल्ड का टेक ओवर करने का तरीका इतना आक्रामक था कि मार्केट की बाकी दिग्गज कंपनियों में खलबली मच गई। उन्हें बचने के लिए इमरजेंसी पैंतरे आजमाने पड़े। गुच्ची को आर्नोल्ड का प्रभास कम करने के लिए रातों रात नए शेयर इशू करने पड़े। वहीं हर्मीज जैसी पुरानी और स्थापित कंपनी को एक अर्जेंट फैमिली मीटिंग बुलानी पड़ी, जहां उन्होंने अपने 67% शेयर्स को एक साथ लॉक कर दिया ताकि आर्नोल्ड उन्हें खरीदकर टेक ओवर न कर सके। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, द प्राइस ऑफ मॉडर्न एक्सक्लूसिविटी। तो आज के इस मॉडर्न दौर में इस जबरदस्त एक्सक्लूसिव और एलीट इमेज को बनाए रखने की असली कीमत क्या है? द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार मेड इन फ्रांस का टैग लगाने के लिए ज्यादातर काम रोमानिया में आउटसोर्स किया जाता है, जहां मजदूरी बहुत कम है और सिर्फ फाइनल टच फ्रांस में दिया जाता है। इसके अलावा टैक्स छूट पाने के लिए लाखों डॉलर का न बिका हुआ सामान जला देने के आरोप हैं। साथ ही पेटा ने जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किए हैं। यहाँ तक कि पेटा ने विरोध दर्ज कराने के लिए कंपनी के शेयर्स तक खरीद लिए ताकि वो सीधे बोर्डरूम मीटिंग में घुस सकें। जंगलों में भूखे पेट सोने वाले एक बेघर लड़के के सपने से शुरू हुई ये कहानी आज एक बेहद ताकतवर कॉरपोरेट साम्राज्य तक पहुंच चुकी है। ये पूरी यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आधुनिक लग्जरी की असल कीमत और उसकी असल वैल्यू क्या है। क्या ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम है या इसके पीछे कुछ और भी है? इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा।